प्यारे विद्यार्थियों, आज औद्योगिक क्रांति के इस अध्याय के चौथे भाग में हम अनेक विरोध आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और साथ में सरकार ने अनेक कानून बनाए जिसके द्वारा अनेक सुधार लाने का प्रयास किया गया। कहाँ तक वो प्रयास सफल होते हैं उसके बारे में भी आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये भाग 4 औद्योगिक क्रांति में विरोध आंदोलन तथा कानूनों के जरिए सुधार। जैसा कि अभी तक हम इस अध्याय में पढ़ते आए हैं कि औद्योगिकरण के कारण वहाँ का जो समाज था वो 2 वर्गों में बंट गया था। पूंजीपति वर्ग जो कि कारखानों के उद्योगों के मालिक थे, उद्योगपति थे, जिनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, वे अमीर हो रहे थे। और दूसरा जो वर्ग था वह मजदूर वर्ग बन गया था। मजदूर वर्ग की संख्या काफ़ी अधिक थी और उनकी जो स्थिति थी वह बहुत ही दयनीय थी, शोचनीय थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि नर्क के समान जीवन उन्हें जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। अर्थात समय के साथ वे आंदोलन के लिए मजबूर हो गए। इससे पहले वहाँ पर इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य एक दीर्घकालीन युद्ध चला था। 1793 से लेकर 1815 ईस्वी तक, एक बहुत लंबे समय तक, लगभग 22-23 वर्ष ये युद्ध चला। और इस युद्ध के कारण इंग्लैंड की जो आर्थिक स्थिति थी वह गिरावट की ओर हो गई। वहाँ माल जो तैयार हो रहा था वो बिक नहीं पा रहा था। अनेक कारखाने, उद्योग बंद होने की कगार पर थे। मजदूरों को वेतन नहीं दिए जा रहे थे या मजदूरों को नौकरी से हटा दिया जा रहा था, तो उससे मजदूरों की हालत और भी खराब हो गई। अब मजदूरों के पास केवल एक ही रास्ता था और वह था आंदोलन का रास्ता। और इसके लिए उन्हें बल मिला जो फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 ईस्वी में। और वहाँ पर एक नारा दिया गया था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व। यह नारा काफ़ी सफल रहा, जिसके फलस्वरूप फ्रांसीसी क्रांति हुई। और इससे प्रोत्साहित होकर जो इंग्लैंड का मजदूर वर्ग था उन्होंने भी आंदोलन का रास्ता अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर वे विरोध प्रदर्शन करने के लिए आगे आए। और अनेक विरोध आंदोलन वहाँ पर होते रहे, लेकिन सरकार किसी भी विरोध को सहन करने की स्थिति में नहीं थी। और जो भी विरोध हुए उसे उन्होंने सफलतापूर्वक कुचल भी दिया। तो कौन से वो कानून बने, कौन से विरोध हुए, इसके बारे में आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले एक जुड़वा अधिनियम, 2 ये अधिनियम लाए गए 1799 और 1800 ईस्वी में। 2 अधिनियम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पारित किए, इसीलिए इनको जुड़वा अधिनियम भी कहा जाता है। लगभग ये दोनों अधिनियम समरूप थे। 2 लगातार वर्षों में 1799 और 1800 ईस्वी में लाए गए। और इन अधिनियमों के अनुसार ट्रेड यूनियन पर प्रतिबंध लगा दिए। कोई भी मजदूरों का यूनियन नहीं बनाया जा सकता था। मजदूर अपनी कोई मांग सरकार के सामने नहीं रख सकते थे। यहाँ तक कि सम्राट, संविधान या सरकार के विरुद्ध कोई बात तक नहीं की जा सकती थी। और 50 से अधिक लोग कहीं पर भी इकट्ठे नहीं हो सकते थे। तो इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंड देने का भी प्रावधान था। तो इसका मजदूरों में रोष था, क्योंकि उन्हें ट्रेड यूनियन बनाने की मनाही हो गई थी। वे अपनी मांग नहीं रख सकते थे, अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। तो इसका विरोध मजदूरों ने किया और अंततः 1824 ईस्वी में ये जुड़वा अधिनियम को सरकार को रद्द करना पड़ा। इसके बाद एक अनाज कानून वहाँ पर लाया गया। 1815 ईस्वी में जो इंग्लैंड की सरकार थी उसने एक कानून पारित किया जिसे अनाज कानून कहते हैं। अब इस कानून के अनुसार ये बहुत ही विरोधी था, मजदूरों का विरोधी था ये।
इसमें कहा गया था कि इंग्लैंड में जो अनाज की कीमत है, जब तक वो निश्चित स्तर पर नहीं पहुंच जाती, एक उन्होंने मानक रखा हुआ था कि इस स्तर पर जब कीमतें नहीं पहुंच जाती, तब तक विदेशों से अनाज इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, दूसरे देशों से अनाज नहीं मंगवाया जाएगा, जब तक वहां अपने देश की जो कीमतें थी वो काफ़ी ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंच जाती है। इसका सीधे तौर पर लाभ पहुंचाना था उन बड़े बड़े जमींदारों को, जिनके जो बड़े भूपति थे, लैंडलॉर्ड्स, और वही संसद के सदस्य भी ज़्यादातर वही लोग थे जो बड़े बड़े भूस्वामी थे। तो वे चाहते थे कि अपने देश में उगे हुए अनाज की कीमतें काफ़ी अच्छी उन्हें मिलनी चाहिए, और तब तक विदेशों से अनाज नहीं मंगवाया जाएगा। और सीधा असर इसका पड़ा मज़दूरों के ऊपर, क्योंकि मज़दूर के पास एक तो वेतन नहीं मिल रहा था, कारखाने बंद हो रहे थे, तो भूखे वे रह रहे थे, उनकी स्थिति बहुत ही शोचनीय होने लगी थी मज़दूरों की। तो इस तरह से ये अनाज कानून मज़दूर विरोधी था, और ज़्यादातर सांसद जो थे वो भूस्वामी थे, उन्होंने इस अनाज कानून का समर्थन किया। लेकिन मज़दूरों ने इसके विरुद्ध एक अनाज कानून विरोधी लीग बनाया, और अंत में वे इसमें सफल भी रहे ये आंदोलन करते हुए, और 1845 ईस्वी में सरकार को अनाज कानून को रद्द करना पड़ा। इसके बाद वहाँ ब्रेड के लिए दंगे छिड़ गए, क्योंकि ब्रेड सभी मज़दूरों का एक मूलभूत आवश्यकता थी, और शहरों में जो जनसंख्या है वो काफ़ी बढ़ रही थी औद्योगिकरण के कारण। और फ्रांस के साथ जो इंग्लैंड का दीर्घकालीन युद्ध हुआ, उसकी वजह से ब्रेड की कीमतें बहुत ऊंची हो गई, काफ़ी आसमान छूने लग गई थी, और मज़दूरों में उसके प्रति रोष था। इसलिए उन्होंने एक दूसरा तरीका आरंभ कर दिया विरोध का, और वह था दंगे आरंभ करने के द्वारा। अनेक जगह उन्होंने दंगे किए, जहाँ पर भी ब्रेड बनते थे, जहाँ पर भी उसको स्टोर किया हुआ था, उन भंडारों में मजदूरों ने जबरन अधिकार कर दिया, और कम मूल्यों पर लोगों को ब्रेड उपलब्ध करवाई। तो ब्रेड के लिए इंग्लैंड में दंगे भड़क गए थे। ये भी एक विरोध प्रदर्शन का उनका तरीका था। अब आती है बात बाड़ा पद्धति की। ये एक चकबंदी अधिनियम इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने लाया था 1770 ईस्वी में। इसे बाड़ा पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इस नियम के अनुसार जो बड़े जमींदारों की जो जमीनें थी, उसके साथ यदि कोई छोटे किसान की जमीन लगती थी, तो उस छोटे किसान की जमीन को बड़े किसान की जमीन के साथ मिला दिया जाता था। ये कहलाया चकबंदी अधिनियम। अब इससे तो जो छोटे किसान थे वो भूमिहीन हो गए, और उनको ना तो कोई अधिक मुआवजा इसके बारे में दिया गया, कोई कंपनसेशन उन्हें नहीं मिला। इसलिए मजबूर होकर उन्हें शहर की तरफ रुख करना पड़ा, और उद्योगों में बहुत कम वेतन पर काम करने के लिए वे मजबूर हो गए। वेतन वृद्धि की मांग वे कई बार करते रहे, हड़ताल भी कई बार उन लोगों ने की, लेकिन सरकार ने उनकी एक भी ना सुनी। और यदि वो ज़्यादा विरोध करते थे तो कारखाना मालिक उन मज़दूरों को नौकरी से हटा भी देते थे। इसलिए मज़दूरों ने मजबूर होकर जो कारखाने में रखी हुई मशीनें थी, पावर लूम मशीनें, उनको नष्ट कर दिया। खेतों में थ्रेशर आ गए थे जो थ्रेशिंग का काम करते थे, उनको भी मज़दूरों ने नष्ट कर दिया। तो इस तरह से जो ये आंदोलन था, ये एक नए रूप में आ गया, जिसमें कि काफ़ी दंगे भड़कने लग गए थे, उपद्रव होने लग गए थे। तो बाड़ा पद्धति का जो ये अधिनियम 1770 का था, इसके विरुद्ध भी मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किए। लेकिन सरकार ने भी हर विरोध को कुचलने का प्रयास किया, उनका दमन किया, और मजदूरों को फांसी तक की भी सज़ा दी गई, या फिर उन्हें जेल में डालकर ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता था। उस समय जो इंग्लैंड की एक कॉलोनी ऑस्ट्रेलिया भी थी दूर प्रशांत महासागर में, तो जो भी कैदी होते थे
या विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग होते थे, उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता था। तो बाड़ा पद्धति के विरोध में भी इसी तरह का कुछ वहाँ पर हुआ। अब एक और विरोध प्रदर्शन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वह था लुडिज्म। जनरल नेड लुड, इन्होंने एक नेतृत्व किया आंदोलन का, और 1811 ईस्वी से 1817 ईस्वी तक कपड़ा उद्योग के मजदूरों ने ये आंदोलन चलाया, जिसे लुडिज्म कहा गया। उनकी मांगे क्या थी कि मजदूरों को एक न्यूनतम मजदूरी दी जाए, और स्त्रियों और बच्चों के जो काम करने की स्थिति है, उनकी कंडीशंस हैं, उसको सुधारा जाए। उनके काम करने के समय को कम किया जाए, और बच्चों और महिलाओं को खतरनाक मशीनों पर ना लगाया जाए, और मजदूरों को ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार मिले, जो कि बंद कर दिया गया था जुड़वा अधिनियम के द्वारा। ट्रेड यूनियन बनाना, उस अधिकार को वापस दिलवाया जाए। जो तो जनरल नेड लुड की के नेतृत्व में ये लुडिज्म आंदोलन 1811 ईस्वी से 1817 ईस्वी तक इंग्लैंड में चला। ये बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है लुडिज्म, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसे बड़े ध्यान से आपने समझना है। मजदूरों ने अपना विरोध प्रकट करते हुए अनेक मशीनों को भी नष्ट कर दिया, और जो लुडिवादी थे वो अपना जो काम है वो रात के समय करते थे। जो विरोध प्रदर्शन करते थे वो मुंह को ढक करके रात के समय सारे विरोध प्रदर्शन भी करते थे। और लेकिन सरकार ने यहाँ पर भी दमनकारी नीति अपनाई, और अनेक विद्रोहियों को फांसी दी गई या फिर उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। इसके बाद पीटर लू नरसंहार आता है। क्योंकि मजदूरों का जीवन, जैसे हम अभी तक पढ़ते आए हैं, नर्क समान हो गया था। 18 घंटे काम करने के बाद भी मजदूरों को अर्धनग्न घूमना पड़ता था, भरपेट भोजन उन्हें नहीं मिलता था, गंदी बस्तियों में झुग्गी झोपड़ी में उन्हें रहना पड़ता था, जहां अनेक बीमारियां हो जाती थी। इसलिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन 16 अगस्त 1819 ईस्वी को 80,000 मजदूर मैनचेस्टर, जो कि कपड़ा उद्योग का एक हब था, अधिकतर कपड़ा उद्योग इस मैनचेस्टर में ही थे, वहां के सेंट पीटर्स गिरजाघर में, उस मैदान में शांतिपूर्वक 80,000 मजदूर एकत्र हुए। और उनकी जो मुख्य मांगे थी वो अपने बारे में अपनी स्थिति को सुधारने की थी, लेकिन सरकार ने उनकी कोई भी मांग नहीं मानी, उनकी कोई बात नहीं सुनी, और इस शांतिपूर्वक आंदोलन को भी सरकार ने सहन नहीं किया। उस 80,000 लोगों की जो एक सैलाब वहां पर था, उनके ऊपर घुड़सवार सेना भेज दी और उस विद्रोह को कुचल दिया। 11 लोगों की तो मृत्यु हो गई, और 400 से अधिक वहां पर घायल हो गए थे वे मजदूर जो इकट्ठे हुए थे। इसलिए इसे पीटर लू नरसंहार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सेंट पीटर्स चर्च के ग्राउंड में ये प्रदर्शन हो रहा था, इसलिए इसे पीटर लू नरसंहार का नाम दिया गया है। ये 1819 ईस्वी में मैनचेस्टर में हुआ था। इसके बाद अनेक कानून लाने का सरकार ने प्रयास किया, विशेष तौर से औरतों और बच्चों की जो दयनीय दशा थी उसमें सुधार लाने के लिए अलग अलग समय में अनेक कानून और अधिनियम लाए गए, लेकिन इसका अधिक असर कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। कानून तो लाए गए, कागजों में ये सब कानून बने, लेकिन व्यावहारिक रूप में इसका असर देखने को कहीं नहीं मिला, और ये मजदूरों की स्थिति को सुधारने में सफल नहीं हुए। कुछ एक अधिनियम की बात हम यहाँ करते हैं। 1802 ईस्वी में ये जो प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया, इसमें बच्चों के काम करने की स्थिति को सुधारने की बात की गई थी। ये एक अच्छा प्रयास था, परंतु अपने उद्देश्यों को पाने में सफल नहीं हुआ, क्योंकि कानून तो बनाया गया कि बच्चों की स्थिति काम करने की ठीक हो, बहुत छोटे बच्चों को काम पे ना लगाया जाए, उन्हें कम घंटों में काम दिया जाए, लेकिन कोई निरीक्षण का प्रबंध वहां पर नहीं था, कोई इंस्पेक्टर नहीं था।
तो जब निरीक्षण नहीं होगा तो उसकी कोई रिपोर्ट आगे नहीं जाती थी, तो बात वहीं की वहीं दब जाती थी और स्थिति वैसे की वैसी ही रही। 1819 ईस्वी में दूसरा अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के अनुसार 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। 1833 ईस्वी में एक अन्य कारखाना अधिनियम पारित किया गया। इसके अनुसार बच्चों के लिए काम के घंटे निर्धारित किए गए और निरीक्षक की भी नियुक्ति की गई। जो पहले निरीक्षक नहीं थे तो बात वहीं की वहीं दब जाती थी, आगे उसकी कोई रिपोर्ट नहीं जाती थी और फैक्ट्री के मालिक अपनी मनमर्जी करते थे। लेकिन इस बार निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं 1833 ईस्वी के कारखाना अधिनियम के अनुसार। 1842 ईस्वी में एक खान अधिनियम आया, क्योंकि इससे पहले के जो भी हमने अधिनियम यहाँ पर अभी पढ़े हैं वो केवल कारखानों के लिए बने थे, फैक्ट्रीज के लिए। अब जो खान के मजदूर थे, कोयले की खानें, ज़मीनों के नीचे से काम बहुत ही कठिन कार्य था जिसमें कि बच्चे और स्त्रियां भी उस काम में लगाए जाते थे। अब उनके लिए विशेष तौर से एक खान अधिनियम लाया गया 1842 ईस्वी में और इस अधिनियम के द्वारा औरतों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर खानों में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ना तो महिलाएं ना ही 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे खान के अंदर काम कर सकते थे और इंस्पेक्टर जो निरीक्षक थे वो भी इस अधिनियम के द्वारा नियुक्त किए गए थे। 1847 में एक कारखाना अधिनियम और लाया गया। इसके अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों और स्त्रियों से प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक काम ना लिया जाए। तो कुछ सुधार इसमें, हर अधिनियम में कुछ ना कुछ सुधार होते रहे हैं, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि कागजों में तो सुधार हुए हैं लेकिन मजदूरों की दशा सुधारने में ये कहीं भी सफल नहीं हो पाए। और सफल क्यों नहीं हुए, उसके पीछे भी कारण ये थे कि एक तो इंस्पेक्टर जो निरीक्षक रखे जाते थे वो ईमानदारी से काम नहीं करते थे, उनके वेतन भी कम थे और कारखाना मालिकों से वो रिश्वत ले लेते थे और इसलिए वो सही रिपोर्ट आगे नहीं भेजते थे। इसलिए स्थिति जस की तस बनी रहती थी। और दूसरा, माता पिता भी कई बार मजबूर हो जाते थे क्योंकि घर परिवार के खर्चे पूरे करने के लिए उन्हें अपने बच्चों की जो उम्र है वो अधिक लिखा लेते थे, मतलब गलत उम्र लिखा लेते थे, तो इसलिए जिससे कि उनके घर का खर्च चल सके। तो माता पिता भी कई बार मजबूर होते थे, कई बार इंस्पेक्टर भी इस तरह का ईमानदारी से काम नहीं करते थे और इसीलिए अनेक कारखाना अधिनियम बने, परंतु ज़मीनी स्तर पर स्थिति को सुधार लाने में ये कहीं भी सफल नहीं हो पाए। इसके साथ ही ये टॉपिक औद्योगिक क्रांति का चौथा भाग, जिसमें कि हमने विरोध आंदोलन के बारे में पढ़ा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। हर विषय के बारे में आपको समझ होनी चाहिए और इनके नोट्स आप ज़रूर बनाइए। अक्षरश जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको ये दिया है, आप इसे इसी तरह से अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार सकते हैं। एग्जामिनेशन में हर बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्न, और इसे समझ करके इसका स्मरण करिए, अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। और फिर से वही बात, स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, हमें अपने आप को खुद स्वस्थ रखना पड़ेगा। आप सजग रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। थैंक यू।